Hello everyone, welcome you to our YouTube channel Smart Study Approach। जैसा कि कल के सेशन में हमने देखा था कि अधिगम की अवधारणाएं क्या थी, कितने प्रकार के अधिगम देखे थे। हमने कुल 3 प्रकार के अधिगम देखे थे, सहचर्यात्मक अधिगम, अवलोकनात्मक अधिगम या संज्ञानात्मक अधिगम, और इसके प्रभावित करने वाले कारक देखे थे। अब आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं जहां पर कल हमने एंड किया था, वहां से कि विकास और अधिगम के बीच गहन संबंध। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को लाइक कीजिए, अपने कलीग्स को यह वीडियो शेयर कीजिए, और हाँ, जो वीडियो है सेशन आपको बेनिफिशियल लगे तो प्लीज आप कमेंट कीजिए। क्लियर? चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि आज का टॉपिक जो है विकास और अधिगम के बीच में गहन संबंध, डीप रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो जो क्या होता है, यह संबंध द्विदिशात्मक होता है, यानी 2 दिशाओं में होता है और जटिल होता है। क्लियर है? विकास और अधिगम के बीच में जो संबंध होता है यह 2 दिशाओं में होता है, इसीलिए इसे द्विदिशात्मक कहा जाता है। और क्या होता है? जटिल होता है। विकास अधिगम की सीमाएं और अवसर क्या करता है? तय करता है। कौन करता है? विकास। विकास किसकी सीमाएं? अधिगम की, यानी जो हम सीखते हैं, लिखते हैं, ये सभी अधिगम की सीमाओं को और अवसर को क्या करता है? तय करता है। अब सीखने की तत्परता, रेडीनेस फॉर लर्निंग। तो पियाजे के अनुसार बच्चा किसी अवधारणा को तभी सीख सकता है जब वह संज्ञानात्मक रूप से, यानी अपने मानसिक रूप से उस अवस्था में पहुंच गया हो। उदाहरण के लिए एक पूर्व संक्रियात्मक बच्चा संरक्षण का विकास सिद्धांत नहीं समझ सकता। क्लियर है? पूर्व संक्रियात्मक बच्चे की बात की गई है, जो उस अवस्था में आता है, तो उस कैटेगरी का जो बच्चा है वह क्या है? छोटा होता है, तो वह इस सिद्धांत को नहीं समझ सकता, चाहे उसे कितना भी सिखाने की कोशिश की जाए, क्योंकि उसमें आवश्यक तार्किक संरचना को क्या होता है? अभाव होता है। उस एज में बच्चे के अंदर तार्किक शक्ति कम होती है, तार्किक रूप से वह सोच नहीं पाता है, मतलब तार्किक संरचनाओं का क्या होता है? अभाव होता है। अभाव यानी कमी होती है। शारीरिक परिपक्वता, जैसे ठीक मोटर कौशल। अब मोटर कौशल से आप क्या समझते हैं? मोटर कौशल यानी हमारी जो मांसपेशियां है उनका भली भांति उपयोग। क्लियर है? तो शारीरिक परिपक्वता यानी शरीर से पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाते हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं, मांसपेशियां हैं, सभी ठीक तरीके से काम करने लगती है। लिखने जैसी क्रियाओं के लिए जो है आवश्यक होता है मोटर कौशल। क्यों? क्योंकि जो हमारी छोटी इंद्रियां होती है, हाथों की उंगलियां होती है, यह बच्चों में जो है थोड़ी सी कम विकसित होती है, मतलब वह लिखने करने में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो कब होता है? जब शारीरिक परिपक्वता आ जाती है, तो क्या होती है कि हमारी उंगलियां जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने लगती है। तो लिखने जैसी क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है, कौन आवश्यक होता है? सीखने की तत्परता। नेक्स्ट वन आ जाएगा कि संज्ञानात्मक क्षमताएं। क्या होती है संज्ञानात्मक क्षमताएं? तो जैसे जैसे बच्चे की ध्यान अवधि, हम जैसा मैंने आपको बताया कि संज्ञानात्मक क्षमताएं कैसे बनती है? मानसिक स्थिति से। तो ध्यान भी किससे कांटेक्ट होगा? मानसिकता से। तो बच्चे की ध्यान अवधि, स्मृति क्षमता और तर्क कौशल, यह सभी किससे रिलेटेड है? मानसिक क्षमता से। क्लियर है? तो जैसे जैसे बच्चे की ध्यान अवधि, स्मृति क्षमता और तर्क कौशल जो है विकसित होते हैं, उसकी सीखने की क्षमता भी क्या होती है? बढ़ती है। और एक किशोर, जो किशोर है, जो 18 वर्ष 19 वर्ष की आयु के बालक लोग, बालक बालिकाएं हैं, वह क्या करते हैं? जटिल वैज्ञानिक सिद्धांतों को जो है समझ सकते हैं। जटिल यानी कुछ कठिन ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनको जो है बच्चे नहीं समझ सकते, लेकिन किशोर की, जब वो किशोर हो जाते हैं तब उस अवस्था में वो उस चीज को समझ पाते हैं, जो एक छोटा बच्चा जो है इजीली नहीं समझ पाता। क्लियर है? सामाजिक भावनात्मक आधार। अब सामाजिक भावनात्मक आधार यानी सुरक्षित लगाव और भावनात्मक स्थिरता। बच्चे को आत्मविश्वास के साथ अन्वेषण करने और सीखने के जोखिम उठाने के लिए क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। चिंता या भय सीखने की प्रक्रिया को क्या करती है? बाधित करती है। अगर बच्चे के अंदर किसी प्रकार की चिंता है, उसके किसी भी काम को लेकर, या उसने कुछ गलत काम कर दिया और उसे डर है, और या फिर उसे भय है यानी डर है, या फिर चिंता है, तो इन दोनों स्थिति में बच्चा क्या करेगा कि ठीक से सीख नहीं पाएगा। क्लियर है? तो ये इस प्रक्रिया में क्या होते हैं? बाधित होते हैं।
नेक्स्ट वन का क्या आ जाता है कि अधिगम विकास को प्रेरित और निर्देशित करता है। किस तरीके से करता है? अभी हमने क्या देखा कि संज्ञानात्मक क्षमताएं क्या होती है, सामाजिक भावनात्मक आधार क्या होता है। अधिगम विकास को प्रेरित और निर्देशित करता है। अधिगम यानी जो बच्चा सीखता है, लिखता है, देखता है, वह सब अधिगम के इसमें आता है। तो अधिगम विकास को क्या करता है? प्रेरित करता है और निर्देशित करता है, मतलब एक निर्देशन देता है। तो किसके द्वारा? वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की कौन है? एक जो है वैज्ञानिक है। उन्होंने जो है अलग अलग सिद्धांत दिए थे। तो वाइगोत्स्की का परिप्रेक्ष्य के अनुसार सीखना विशेष रूप से सामाजिक संदर्भ में और भाषा के माध्यम से विकास से पहले होता है। जैसे कि डेवलपमेंट होता है बच्चे के अंदर, शरीर में अलग अलग चीजें होती है, डेवलप होता है, सिर संभालना, कमर संभालना, बैठना, घुटनों के बल चलना। तो इन सभी चीजों से पहले जो होता है, सीखना होता है, वह विकास से पहले होता है, उसे आगे बढ़ाता है। क्लियर है? किसको आगे बढ़ाता है? विकास को। अगर बच्चा सीखता है, धीरे धीरे समझता है, तब वह विकास को क्या करता है? धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। ZPD में दूसरों की मदद यानी इसके फोल्डिंग से बच्चा जो है सीखता है, उसका आंतरिक विकास बन जाता है और भाषा सीखने से बच्चे की सोचने की क्षमता जो होती है विकसित होती जाती है। नेक्स्ट वन है अनुभवों का प्रभाव। जो अनुभव होता है, तो अनुभवों का प्रभाव किस तरीके से पड़ता है? अधिगम विकास को जैसे प्रेरित कर रहा है उस प्रकार में। तो समृद्ध और विविध सीखने के अवसर, मतलब सही और बहुत सारे सीखने के जो अवसर होते हैं, जैसे कि खेलना, पढ़ना, यात्रा करना, समस्याओं का समाधान करना, ये क्या होते हैं? सभी मस्तिष्क के विकास को क्या करते हैं? उत्तेजित करते हैं। बच्चा अगर खेल रहा है, चीज को पढ़ रहा है, कहीं यात्रा में गया है, नई नई चीजें देखता है, नए नए अनुभव सीखता है, अगर कोई समस्या है उसके जीवन में तो उसका समाधान कर रहा है, तो इससे क्या होगा कि मस्तिष्क का विकास जो है कंटिन्यूसली बढ़ता है, उत्तेजित करते हैं और संज्ञानात्मक, सामाजिक व भावनात्मक क्षमताओं को भी क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं। इसलिए अनुभव का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है बाल विकास पर। स्कूल जाना बच्चे के औपचारिक, तार्किक चिंतन और सामाजिक कौशल को क्या करता है? जो है विकसित करता है। जब हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, तो स्कूल जाने से क्या होता है? बच्चे की ये फॉर्मल एजुकेशन जो होती है, स्कूल में फॉर्मल एजुकेशन होती है, तो औपचारिक तार्किक चिंतन, मतलब तर्क के द्वारा वह चिंतन करके सोचता है। सामाजिक कौशल यानी समाज में, मतलब ग्रुप एक्टिविटी, सबके साथ में एक जो बिहेवियर होता है उसको क्या करता है? विकसित करता है। नेक्स्ट वन आता है कौशल अर्जन। कौशल मतलब क्या होता है? जो हमारे अंदर हमारी हॉबी होती है, हमारी स्पेसिफिक होती है जो चीजें, उसे कहा जाता है कौशल। तो कौशल क्या करना? अर्जन करना, मतलब लेना। तो विशिष्ट कौशल क्या होते हैं? जैसे पढ़ना, गणित और संगीत, ये सभी किस में आते हैं? विशिष्ट कौशल में। क्यों? पहले क्या करते हैं? लोग पढ़ते नहीं थे, तो उनके अंदर विशिष्ट कौशल ये नहीं था, लेकिन जब से पढ़ने लगे तब से ये एक तरीका का क्या हो गया? विशिष्ट कौशल हो गया। मतलब पढ़ना भी एक अच्छा काम हो गया। गणित के सवाल हर कोई बच्चे, मतलब गणित के जो है सवाल है वह सॉल्व नहीं कर पाते, तो हर किसी को क्या करता है कि बच्चे को जो है गणित के सवाल सॉल्व करवाना। संगीत में बच्चे को जो है इंटरेस्ट आ जाता है, जिससे भी वह क्या करता है? कौशल को अर्जन करता है। सीखने से न केवल वे कौशल विकसित होते हैं, बल्कि संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं भी क्या करते हैं? मजबूत करते हैं। नेक्स्ट वन आता है कि परिपक्वता बनाम अधिगम। अब हमने कई जगह बनाम चीज पढ़ी है, तो परिपक्वता बनाम अधिगम, मतलब परिपक्वता क्या होती है? मैच्योरिटी होती है, और इसके कंपैरिजन में क्या होता है? अधिगम होता है। तो विकास में दोनों की ही भूमिका होती है, यानी दोनों ही क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं समान रूप से। परिपक्वता वह जैविक समय सारणी क्या है? एक जैविक है, मतलब एक नेचुरल है, और एक समय सारणी यानी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग है, जो विकास के लिए संभावित सीमाएं क्या करती है? निर्धारित करती है। क्लियर है? नेक्स्ट वन आता है जबकि अधिगम उन संभावनाओं को वास्तविक बनाने के लिए आवश्यक अनुभव और अभ्यास प्रदान करता है। परिपक्वता क्या होती है? एक मैच्योरिटी होती है, बच्चे के अंदर एक नेचुरली जो है आ जाती है, लेकिन
जो होता है विकास, विकास या अधिगम, तो अधिगम जो होता है वह क्या होता है, वास्तविक बनाने के लिए आवश्यक क्या होता है, अनुभव और अभ्यास दोनों की जरूरत होती है। एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है अधिगम के लिए, और जो है रिपीट रिपीट अभ्यास की भी आवश्यकता होती है अधिगम के लिए। तो कंपैरिजन समझ में आया कि मैच्योरिटी और जो हमारा होता है अधिगम, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक की भूमिका क्या होती है। शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर एंड हॉस्टल वार्डन, वार्डन आपने नाम सुना होगा, तो हॉस्टल के वार्डन जो रहते हैं उनका, और जो शिक्षक होते हैं उनका, उनकी क्या भूमिकाएं होती है। तो विकास और अधिगम के सिद्धांतों का ज्ञान इन पेशेवरों को अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में मदद करता है। मतलब हम आपको इस सेशन के द्वारा ये चीजें क्यों पढ़ाई जा रही है, क्या जरूरत है इन सब चीजों की, यह सिद्धांत ही आपको क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि यह सिद्धांत अगर आप पढ़ेंगे तो इससे जो आपको ज्ञान मिलेगा, तो इससे क्या होगा कि आपका जो पेशा है, आपके जो आप शिक्षक वर्ग है या फिर आप छात्रावास के जो वार्डन है, हॉस्टल वार्डन है, तो वो प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका को आप समझ पाएंगे और आपको रोल समझ में आएगा अपना। विकास और अधिगम के सिद्धांतों को आप इजीली जो है समझ पाएंगे कि क्या होता है विकास और क्या होता है अधिगम। नेक्स्ट वन आता है कि जो शिक्षक है, जो जैसे कि वर्ग 3 के लिए जिन्होंने चयन के लिए जो है अप्लाई किया है, तो विकासात्मक रूप से उपयुक्त अभ्यास की उनको रिक्वायरमेंट होती है। डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिसेस, DAP जिसे शॉर्ट में कहा जाता है DAP, तो बच्चों की आयु, व्यक्तिगत विभिन्नता और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अनुसार शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम और मूल्यांकन को डिजाइन करना। कई बार आपने देखा है कि स्कूल्स में जो फैकल्टी होते हैं वह बच्चों के चार्ट बनाते हैं एज के अकॉर्डिंग। क्लियर। नेक्स्ट और क्या बनाते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं, जो बच्चों के अंदर अलग अलग भिन्नताएं प्रेजेंट होती है उनको भी वह नोट करते हैं, किसके अंदर कोई अक्षमता है, कोई क्षमता है उनको। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, क्या वह हॉबी है, किस खेल में वह ज्यादा इंटरेस्टेड है, किसमें कोई नहीं है, है ना। हम देखते हैं कि कोई म्यूजिक बहुत अच्छा गाता है तो उस बच्चे को जब भी म्यूजिक होता है जब उसे बुलाया जाता है, कोई डांस अच्छा करता है तो डांस के नाम पर सबसे पहले उसे याद किया जाता है। वैसे ही बच्चों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से उनकी पृष्ठभूमि है एक बनाना, है ना, उनको जो है विधियां बताना, शिक्षण विधियां बच्चों के अनुसार किस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं वैसी विधियां बनाना, जो सिलेबस होता है उसको तैयार करना, ये काम भी किसका होता है, एक शिक्षक का होता है। और मूल्यांकन, जो आंसर शीट होती है या फिर जो रिजल्ट मार्कशीट बनती है, तो इन सभी का कौन कार्यकाल कौन करता है काम, ये सभी कौन करते हैं, शिक्षक करते हैं। और मेनली किसके लिए बात की जा रही है, जिनकी अभी जो है एग्जाम निकल रही है वर्ग 3 की। नेक्स्ट वन है सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देना। कैसे बढ़ावा देते हैं सक्रिय अधिगम को, सक्रिय यानी एक्टिव फॉर्म में, तो बच्चों को करके सीखने के लिए प्रेरित करना कि बच्चों अगर आप करोगे तभी आप क्या करोगे, सीखोगे। अन्वेषण करने, प्रश्न पूछने और सहयोग करने के अवसर प्रदान करना। बच्चों को जो है एनालिसिस करने के लिए बच्चों से प्रश्न पूछिए, उसे कहिए कि आप स्वतंत्र रूप से कोई सा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, टीचर हर चीज का आपको जवाब देगी। उनको अगर किसी चीज में प्रॉब्लम आ रही है तो उनके सहयोग करने के, मतलब आप उन्हें सहयोग करें, ऐसे उनको अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट वन है स्केप फोल्डिंग प्रदान करना। ZPD को पहचानना, क्या होता है ZPD, इसको पहचानना, बच्चों को चुनौतीपूर्ण कार्यों में आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। कहीं ऐसे कार्य होते हैं जो कि चुनौतीपूर्ण होते हैं, जैसे कि बच्चे छोटे हैं और आपने कहा कि पैराग्राफ राइटिंग कीजिए, और वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो बच्चे अभी धीरे धीरे वाक्य बनाना सीखे ही थे और आप उनसे पैराग्राफ राइटिंग की बात करोगे तो बच्चे जो है उनको वो कार्य क्या लगेगा, चुनौतीपूर्ण। तो आपका इसमें क्या योगदान रहेगा कि आप उन्हें सहायता प्रदान करें, आप उन्हें कुछ कुछ हेडिंग्स ऐसी बताएं जिसपे वो सोचकर लाइनें बना सके, कुछ कुछ वर्ड्स आप उन्हें जो है इंट्रोड्यूस करवाएं, तो यह उनका जो होता है रोल होता है। नेक्स्ट वन है सकारात्मक कक्षा वातावरण। देखिए पॉजिटिविटी तो हर जगह जो है इम्पोर्टेंट है, तो पॉजिटिविटी का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट कब हो जाता है, जब बच्चों की बात आती है,
क्योंकि जो अगर बच्चे ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट देखेंगे तो आगे भी वो लाइफ में जो है पॉजिटिव रहेंगे। तो सकारात्मक कक्षा का वातावरण भावनात्मक रूप से जो है सुरक्षित होना, सम्मानजनक होना, सबका सम्मान पूर्वक नाम लेना, सबसे अच्छे से बात करना, प्रेरक माहौल होना बनाना जहाँ बच्चे गलतियां करने से न डरे। कई बार होता है कि कई फैकल्टी जो है बच्चों को इस तरीके से डांटते हैं कि बच्चे अगली बार है ना गलती करने से डरते हैं कि ऐसी गलती दोबारा ना हो जाए वरना फैकल्टी नाराज हो जाएंगे। तो बच्चों को थोड़ा इतना फ्री जो है एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाना ताकि बच्चे जो है मतलब गलती अगर हो भी जाती है तो वह नहीं डरे उससे कि चलो ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम सही से कर लूंगा, फैकल्टी इतना नहीं डांटेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रेजेंट होती है बच्चों के अंदर उसका ध्यान रखना। विभिन्न सीखने की शैलियां और गतियां, हमने सीखने की शैलियां कई प्रकार की शैलियों के बारे में अभी हमने रिसेंट में डिस्कस किया था। हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने देखा था कि सीखने की अलग अलग प्रकार की जो होती है शैलियां होती है। तो उन शैलियों को और गतियों को समायोजित करने के लिए विभेदित निर्देश डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का उपयोग करना, अलग अलग तरीके से बच्चे को जो है निर्देश देकर समझाने की कोशिश करना। समग्र विकास पर ध्यान देना, कैसे? केवल एकेडमिक नहीं, जैसे कि एकेडमिक के द्वारा उसका विकास नहीं बल्कि सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक विकास को भी महत्व देना। समग्र विकास का मीनिंग ही क्या होता है कि सही सभी प्रकार से, और सभी प्रकार कब होता है बच्चे का विकास? जब वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक यानी इमोशनल और सामाजिक यानी पूरे सोशली वह क्या होगा फ्री हो और डेवलप हो अच्छे से, तो उसे कहा जाता है समग्र विकास। तो बच्चे के समग्र विकास पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभिभावकों के साथ सहयोग, अभिभावक यानी उसके माता पिता, उसके गार्जियन, तो उनके साथ क्या है सहयोग करना, बच्चे के विकास और सीखने में अभिभावकों को भागीदार बनाना। जैसे कि अपने जो है बच्चों के माता पिता है, उनके गार्जियन है, उन्हें भी टाइम टू टाइम जो है आप निर्देश देंगे कि क्या उन्हें करना चाहिए बच्चे के अच्छे विकास के लिए, कैसा उन्हें पोषण देना चाहिए, कैसे उन्हें शिक्षा देना चाहिए, घर पे किस तरीके का माहौल क्रिएट करना है, बच्चों से किस तरीके से बात करना है, ये सभी चीजें आपके द्वारा बताई जाएगी किनको? बच्चे के अभिभावकों को। नेक्स्ट बात आता है कि छात्रावास जो अधीक्षक है उनका क्या रोल होता है कि सुरक्षित और सहायक वातावरण देना, कि छात्रों के लिए शारीरिक और भावनात्मक रूप से जो है माहौल है वह जो है बच्चा अच्छा महसूस करे उस माहौल में, उसके समग्र समायोजन और कल्याण के लिए जो है आधार हो। दिनचर्या पर और संरचना पर, तो दिनचर्या क्या होती है? जो डेली रूटीन होता है बच्चे का, तो आयु उपयुक्त दिनचर्या स्थापित करना जो छात्रों को संरचना और क्या कर सके? सुरक्षा प्रदान करे, साथ ही उन्हें आत्म अनुशासन सीखने में मदद करे। नेक्स्ट वन आता है कि सामाजिक कौशल विकास, छात्रों को एक दूसरे के साथ, सामाजिक कौशल क्या होता है? जब ग्रुप एक्टिविटीज होती है, बहुत सारे छात्र मिलकर जो है एक चीज को किसी को बनाते हैं या एक्टिविटी करते हैं, तो छात्रों को एक दूसरे के साथ सम्मानजनक तरीके से अंतःक्रिया करने, संघर्षों को हल करने और सहयोग करने की क्या करना? अवसर प्रदान करना और उन्हें सही मार्गदर्शन देना। मतलब अगर वह ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं तो उन्हें जो एक्टिविटी करने देना और सम्मानजनक तरीके से जो है बातचीत करने देना, है ना, वो जो भी संघर्ष कर रहे हैं उनको हल करने में और उन्हें सहयोग के अवसर प्रदान करना, और अगर वह कहीं चीज में गलत कर रहे हैं तो सही मार्गदर्शन देना जो है काम होता है छात्रावास अधीक्षक का। नेक्स्ट वन आता है कि भावनात्मक समर्थन, तो भावनात्मक समर्थन से आप जो है भली भांति परिचित है कि भावनाएं, तो भावनात्मक रूप से विशेष रूप से किशोरों के लिए जो घर से जो है बहुत दूर है, तो पहचान संकट या अन्य भावनात्मक चुनौतियों का जो सामना कर रहे हैं बच्चे, उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण श्रवण और मार्गदर्शन प्रदान करना। जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई के लिए विलेज से या फिर कहीं बहुत दूर से अच्छे एरिया में पढ़ने के लिए आते हैं, तो एक छात्रावास अधीक्षक की क्या भूमिका होती है कि वह वहाँ प्रेजेंट स्टूडेंट्स के साथ में सहानुभूतिपूर्ण जो है व्यवहार करे, उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे, उनकी जो है उनके घर से दूर आने के भाव को समझे, भावनात्मक रूप से उनका जो है सामना करे, तो इस प्रकार से उनका मार्गदर्शन करे। नेक्स्ट वन है कि जो एक छात्रावास अधीक्षक होता है उसका स्वास्थ्य और स्वच्छता की निगरानी करना, उसका यह भी कार्य होता है कि छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य, कोई छात्र बीमार तो नहीं है, किसी प्रकार का रोग तो नहीं है, कोई जो है जिसमें अधिगम संबंधी कोई समस्या तो नहीं है या फिर कोई और समस्या,
तो छात्रों के शारीरिक स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता की देखभाल क्या करना, सुनिश्चित करना। नेक्स्ट वन है शैक्षणिक सहायता। शैक्षणिक सहायता से आप क्या समझते हैं, जिसमें पढ़ने की कोई सहायता हो, पढ़ने से रिलेटेड, तो पढ़ाई के लिए उपयुक्त जो है माहौल प्रोवाइड करवाना। अगर उनके पास संसाधन नहीं है ना, तो जैसे टेबल नहीं है, नाइट लैंप नहीं है, बुक्स नहीं है, जो पेन नहीं है, तो उनको उन सब चीजों का जो संसाधनों को प्रोवाइड करवाने का काम है। और यदि आवश्यकता हो तो सहायता की व्यवस्था करना। अगर उन्हें कोई रिक्वायर्ड लग रहा है तो आप उसकी दूसरों के द्वारा व्यवस्था भी करवा सकते हैं अगर उनको नीड है तो यह सभी रोल किसके होते हैं, एक छात्रावास अधीक्षक की। विकासात्मक जरूरतों की पहचान, जो विकास कर रही है उन सभी जरूरतों को समझना, वह भी कार्य किसका होता है, एक छात्रावास अधीक्षक का। तो विभिन्न आयु समूहों, विशेषकर बाल्यावस्था और किशोरावस्था की विशिष्ट विकासात्मक चुनौतियों और जरूरतों को क्या करना, समझना और उनके अनुसार क्या करना, व्यवहार करना। जैसे कि किशोरों की स्वतंत्रता और गोपनीयता की आवश्यकता का सम्मान करना, कि क्या क्या किशोरों की स्वतंत्रता है, किन चीजों में उनकी स्वतंत्रता है, उन्हें थोड़ी उस चीज में जो है स्वतंत्रता देना, अगर उनका उन चीजों से विकास हो रहा है तो। और उनकी जो कुछ चीजें ऐसी होती है जो गोपनीयता होती है, तो उसकी भी जो है आवश्यकता होती है। अगर वहां पर गोपनीय रखना होता है तो उस चीज को आपको गोपनीय रखना भी जरूरी है। नियम और अनुशासन, एक छात्रावास अधीक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल होता है नियम बनाए रखना, अनुशासन रखना। तो विकासात्मक समझ के आधार पर स्पष्ट, सुसंगत और निष्पक्ष नियम बनाना और क्या करना, लागू करना उन नियमों को। नेक्स्ट वन आता है कि क्या कंक्लूजन है, लास्ट में जो है ओवरऑल इस चीज का क्या महत्व निकलता है, आप इस चीज से क्या समझते हैं या फिर आपको इससे क्या सीखने को मिलता है। तो बाल विकास क्या है, एक सतत है, मतलब निरंतर चलने वाली एक बहुआयामी, यानी बहुत सारे आयाम है इसके, सिर्फ एक सिंगल आयाम नहीं है, कई सारे टारगेट लेकर चलता है। इसके क्या है, एक जटिल प्रक्रिया, यानी सरल नहीं है, थोड़ी सी जटिल है, कठिन है। वो है जो आनुवांशिकता और पर्यावरण की दोनों की अंतःक्रिया से संचालित होती है, यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसके लिए, एक बाल विकास के लिए। तो इन दोनों का ही हर जगह जो है नाम आना बहुत जरूरी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अधिगम इस विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, किसका, अधिगम है विकास का। बाल विकास में अधिगम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विकास सीखने के लिए क्या करता है, आधार और सीमाएं, मतलब क्या उसका बेस है और क्या क्या इसकी सीमाएं हैं वह प्रदान करता है। जबकि जो सीखना होता है वह क्या होता है, विकास को एक शेप देता है, एक आकार देता है। क्लियर है, जो विकास होता है वह सीखने के लिए आधार है, यानी बेस, और उसकी सीमाएं हैं। लेकिन जो सीखना है वह विकास को आकार देता है और उसे आगे बढ़ाता है, यानी दोनों ही एक दूसरे से कोरिलेट है। सीखना विकास के लिए और विकास सीखने के लिए दोनों जरूरी होते हैं। शिक्षक और छात्रावास अधीक्षक, मतलब दोनों की बात की जा रही है, जो वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी और जो छात्रावास अधीक्षक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, कि छात्रावास अधीक्षकों सहित बच्चों के साथ काम करने वाले सभी अभिव्यक्तियों के लिए उन अवधारणाओं और उनके जटिल संबंधों की गहरी समझ आवश्यक है, ताकि वे बच्चों के स्वस्थ विकास और प्रभावी अधिगम को सर्वोत्तम संभव तरीके से बढ़ावा दे सके। तो यह हमारा निष्कर्ष निकलता है कि बाल विकास एक सतत, बहुआयामी और जटिल प्रक्रिया है। आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया से संचालित होती है, यानी चलती है। अधिगम इस विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है और विकास सीखने के लिए आधार और लिमिट प्रदान करता है, जबकि सीखना जो है विकास को आगे बढ़ाता है और एक आकार देता है। शिक्षक और छात्रावास अधीक्षकों सहित बच्चों के साथ काम करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए उन अवधारणाओं और उनके जटिल संबंधों की गहरी समझ होना आवश्यक है, ताकि वह बच्चों के स्वस्थ विकास और प्रभावी अधिगम को सर्वोत्तम संभव तरीके से क्या कर सके, आगे बढ़ा सके। क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा डिस्कशन था, कहाँ से था
कि हमने विकास के जो है महत्वपूर्ण जो है संबंध देखे थे कि किस तरीके से विकास और अधिगम के बीच में संबंध है, किस तरीके से जो है सीमाएं जो है अवसर तय करता है विकास अधिगम की, कौन कौन सी सीमाएं होती है, सीखने की तत्परता, संज्ञानात्मक क्षमताएं, सामाजिक भावनात्मक आधार, और जो अधिगम होता है वह विकास को क्या करता है, प्रेरित और निर्देशित करता है। किस प्रकार करता है, वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उन्होंने बताया, अनुभवों का प्रभाव बताया, कौशल अर्जन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट वन होता है कि परिपक्वता बनाम अधिगम, तो परिपक्वता कैसे इंपॉर्टेंट है, परिपक्वता कैसे आती है और अधिगम कैसे होता है। क्लियर। नेक्स्ट वन हमने देखा कि जो वर्ग 3 के शिक्षक है उनकी भूमिकाएं क्या है, तो विकासात्मक रूप से उपयुक्त अभ्यास करवाना, सक्रिय अधिगम को बढ़ावा देना बच्चों में, स्कैफोल्डिंग प्रदान करना बच्चों को, सकारात्मक कक्षा का वातावरण बनाना बच्चों के लिए, व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो है ध्यान रखना बच्चों के, और समग्र विकास पर ध्यान देना, ना सिर्फ जो है मतलब एक एकेडमी के रूप में, एक शिक्षा के रूप में नहीं, बल्कि शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक तीनों रूप से। फिर अभिभावकों के साथ सहयोग, जो भी बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके साथ क्या है, सहयोग प्रदान करना। अब जो इसमें छात्रावास अधीक्षक है जो साथ में इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी भूमिकाएं क्या रह जाती है, तो वह सुरक्षित और अच्छा वातावरण प्रोवाइड करे बच्चों को, दिनचर्या और संरचना पर ध्यान दे। कैसी दिनचर्या, कि आयु के अनुसार उपयुक्त दिनचर्या देना बच्चों की आयु के अकॉर्डिंग, और उनकी सुरक्षा प्रदान करना, उन्हें आत्म अनुशासन सीखने में जो है हेल्प करना, सामाजिक कौशल का विकास करना कि किस तरीके से जो है सम्मानजनक तरीके से अंतःक्रिया करके बच्चे सामाजिक कौशल यानी ग्रुप एक्टिविटी को जो कैसे विकास कर सकते हैं, भावनात्मक समर्थन करना कि किस तरीके से बच्चे जो है दूर रह रहे हैं अपने घर से तो उनकी भावनाओं का सम्मान करना, स्वास्थ्य और स्वच्छता की निगरानी करना, जो भी बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं उन सभी का, शैक्षणिक सहायता देना बच्चों को, विकासात्मक जो बच्चों के विकास में जरूरी है उन सभी जरूरतों को समझना। कुछ बातें ऐसी होती है जो गोपनीय होती है तो किशोरों की गोपनीय रखना, कुछ स्वतंत्रता होती है किशोरों की तो उनकी स्वतंत्रता देना, और उन सभी चीजों का क्या करना, सम्मान करना। नियम और अनुशासन बनाना एक छात्रावास अधीक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और लास्ट में हमने देखा कि विकास क्या होता है, बाल विकास क्या होता है, क्यों पढ़ना आवश्यक है, और यह शिक्षक और जो है हमारे छात्रावास अधीक्षक इन दोनों के लिए क्या रोल प्ले करता है और किस प्रकार से इसके द्वारा वह बच्चों को समझा सकते हैं। आज का सेशन जो है यहीं पर समाप्त होता है। कल के सेशन में विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि क्या होता है विकास और कौन कौन से कारक इसमें जो है प्रभावित करते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।